जो दो हेडेक सबसे कॉमन है, एक है माइग्रेन और एक है टीटीएच। ना 25 से 50 के अंदर अंदर वालों में ये मोस्ट कॉमन है। बच्चों के लक्षण हमारे से थोड़े अलग होते हैं। और दूसरा है क्रोनिक माइग्रेन। क्रोनिक माइग्रेन वो होता है जिसमें रोज हेडेक होता है। फिर एक आता है मेन माइग्रेन अटैक और फिर आता है प्रोड्रोम। पता ही नहीं होता कई बार कि हमें माइग्रेन होने वाला है या हो गया तो, बट ये फेजेस होते हैं कि इससे पहले आपको थकान, कमजोरी, फूड क्रेविंग्स या फिर लाइट से सेंसिटिविटी। ऑरा का मतलब है कि माइग्रेन से पहले के कुछ ऐसे लक्षण जिसमें हमें कुछ विजुअल सिम्टम्स आ सकते हैं, सेंसरी आ सकते हैं, मोटर आ सकते हैं और 5-6 किस्म के आ सकते हैं। ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, हेडेक जो है वो अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें जी तो ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है हेडेक। और हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हेडेक को हम नॉर्मल हेडेक बोल के बहुत टाइम तक टाइम काटते रहते हैं और सही परामर्श नहीं लेते। तो हेडेक को ओवरलुक करते हैं, फिर उसको वो अंडर डायग्नोज रहता है। डायग्नोज हो जाए तो वो इनकरेक्टली या अंडर ट्रीटेड रहता है। मतलब पहले मरीज खुद उसको अनदेखा करता है, फिर उसका डायग्नोसिस बहुत टाइम तक डिले होता रहता है और डायग्नोसिस होने के बाद भी बहुत केसेस में ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो इसलिए ये हमारी ओपीडी के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है और ये जनरल पॉपुलेशन के लिए भी एक्चुअली में एक सर दर्द है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ਉਹ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਹੈਡੇਕ, नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन का? अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत में ही कि नॉर्मल हेडेक या माइग्रेन। देखो, नॉर्मली कोई हेडेक नहीं होता। तो नॉर्मल हेडेक जैसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को सर दर्द है तो वो किसी एक ना एक किस्म का है। अब नॉर्मल हेडेक को आपके क्वेश्चन के लिए हम मॉडिफाई करके टेंशन टाइप हेडेक बोल देते हैं। क्योंकि जो दो हेडेक सबसे कॉमन हैं, एक है माइग्रेन और एक है टीटीएच या टेंशन टाइप हेडेक। तो ये दोनों हेडेक्स मोस्ट कॉमन हैं और इन दोनों हेडेक्स में बहुत क्लियर डिफरेंसेस हैं, पर वो वही पकड़ेगा जो इसके बारे में जानता है। तो मोटा मोटा मरीजों के लिए ये जान पाना कि मुझे किस किस्म का सर दर्द है, 2-3 पॉइंट्स हम दिमाग में रख सकते हैं जी। जो माइग्रेन हेडेक है ये मोस्टली या तो पूरे सर में हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये साइड शिफ्टिंग होता है। तो कभी लेफ्ट साइड होगा, कभी राइट साइड होगा, रैंडमली मोस्टली। जबकि जो टीटीएच है जिसको आप लोग नॉर्मल हेडेक बोल देते हो, वो मोस्टली यहाँ फ्रंटल एरिया में होगा। एक दूसरा जो माइग्रेन है उसमें बहुत तेज दर्द भी होगा, कभी मीठा होगा, कभी तेज, कभी बहुत तेज। लेकिन जो टीटीएच होगा ना वो मीठा मीठा दर्द ही होगा, वो बहुत तेज वाला नहीं होगा। तो माइग्रेन में मैम वोमिट साथ में है? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। माइग्रेन में बिल्कुल सही कहा, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग की फीलिंग ये बहुत कॉमन है। लेकिन टीटीएच में वॉमिटिंग नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी। दूसरा बहुत मतलब जो लाइफ में अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, माइग्रेन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करेगा और आपके रोजमर्रा के कामों में रुकावट डालेगा। मतलब अगर बच्चे ने पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, आपने अपना काम करना है, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कह रहे हो बच्चे ने पढ़ना है, आप इतना टाइम हो गया आपको यहाँ पे करते हुए, तो आपको लगता है कि बच्चों में भी ये बीमारी आ चुकी है? हाँ, आ चुकी नहीं है, ये हमेशा से थी। माइग्रेन की एक मोस्ट कॉमन एज है कि जवान लोगों में, दैट इज अपना 25 से 50 के अंदर अंदर वालों में ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, इसका कोई एज से संबंधित नहीं है? कोई है
25 से 50 वालों में मोस्ट कॉमन है। ओके 50 के बाद भी हो सकता है जी। और बच्चों में भी होता है। ओके हाँ, बच्चों के लक्षण हमारे से थोड़े अलग होते हैं। ओके उसमें सर दर्द से ज्यादा पेट के लक्षण होते हैं। उनके सर दर्द की मियाद बड़ों वाले माइग्रेन से वक्री होती है। ओके पर बच्चों में भी माइग्रेन होता है। तो अगर बेचारा बच्चा ये कंप्लेन करे कि स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, तो हमेशा उसे नालायक नहीं मान लेना ओके उसमें। और हमेशा उसकी आंख कमजोर है या बड़ों में भी सर दर्द होता है तो आंख कमजोर है या साइनस है, ये नहीं मान लेना। हम तो ये कहते हैं कि इट इज मोस्टली माइग्रेन अंटिल वी हैव प्रूव्ड इट अदरवाइज। ओके माइग्रेन उतना कॉमन है, बच्चों में भी है। ओके तो मैम एक ये बताओ, ये जेनेटिक है? हाँ, ये जेनेटिक भी है, ये इन्वायरमेंटल भी है। जेनेटिक का मतलब ये नहीं है कि अगर मम्मी या पापा को है तो बच्चे में आना ही है, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो कितने % मैम आप समझते हो कि चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें? देखो, परसेंटेज तो आई कांट रिकॉल एट दिस टाइम, बट इट इज क्वाइट कॉमन। और मैम एक अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में और लाइफस्टाइल में इसका कितना इफेक्ट डलता है? अगर हम बात करें कि कितना कि ये बदलाव लाती है लाइफस्टाइल में? वो डिपेंड करेगा कि आपका माइग्रेन किस स्टेज पे है। स्टेज मतलब एक होता है आपका एपिसोडिक माइग्रेन, ओके जिसमें आपको अटैक मतलब जो माइग्रेन का सर दर्द है, ओके वो आपको महीने में मान लो 3-4 बार होता है, 5 बार होता है जी। बस। जिस दिन होता है उस दिन या तो रेस्ट करा या दवाई खाई एंड देन यू आर ओके। ओके ये एपिसोडिक माइग्रेन हो गया। ठीक ये है। आपका वही दिन खराब करेगा जिस दिन आपको सर दर्द है। ठीक है। बट दूसरा है क्रोनिक माइग्रेन। ओके क्रोनिक माइग्रेन वो होता है जिसमें रोज हेडेक होता है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। ओके। तो वो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। मैम ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल पे? हाँ, फीमेल्स में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि उसको माइग्रेन हो जाए। ओके हाँ, बट बच्चों में इट इज इक्वल, मेल फीमेल का फर्क बच्चों में नहीं है। बट एक बार जब प्यूबर्टी क्रॉस होती है, वंस वी आर अबव 12-13, तब ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। उसका कारण हार्मोनल है। फीमेल हार्मोन्स उस पे अफेक्ट करते हैं। फिर जो ट्रिगर्स हैं, फीमेल्स आर मोर इमोशनली लेबाइल, स्ट्रेस ज्यादा फील करती हैं, घर के कामकाजों में उलझी रहती हैं और उनका हेडेक ओवरलुक होता है। आजकल आप क्या देख रहे हो, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज्यादातर मेल आ रहे हैं या फीमेल आ रहे हैं? फीमेल्स, डेफिनेटली फीमेल्स ज्यादा हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा है, नो डाउट। हाँ, ओके तो मैम अगर किस स्टेज पर जाकर हम इसको कह सकते हैं कि ये अब सीरियस कंसर्न हो गया? जब आपके नंबर ऑफ अटैक्स महीने में 4 बार से ज़्यादा हो, या आपका एक भी अटैक हो लेकिन वो आपका पूरा दिन खराब कर दे। देखो, इस दर्द की एक मियाद है 4 to 72 आवर्स मोस्टली, ओके है ना। बट अगर ये दर्द लगातार भी चलता रहता है तो जितना लंबा ड्यूरेशन है उतनी सीरियसनेस बढ़ गई, है ना। बट अगर किसी का एक दिन भी खराब होता है, इसे कहते हैं डेज लॉस्ट, कि आपकी एफिशिएंसी एक दिन भी गई एंड यू आर अ बिजी वर्कर, या आप बच्चे हो, आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो दैट इज वेरिएबल जी। कितना सीरियस मानते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग स्टाइल ऑल्सो। मैम आप मोटा बताएं जो देख रहे हैं इस चैनल को कि सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है, देखिए, माइग्रेन के सिम्टम्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है प्रोड्रोम, कि जो दर्द शुरू होने से पहले का प्री हेडेक पीरियड है। उसके बाद एक आता है ऑरा फेज, फिर एक आता है मेन माइग्रेन अटैक, और फिर आता है प्रोड्रोम। तो जो पहला टाइम है प्रीमॉनिटरी फेज, वो दैट में स्टार्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर योर एक्चुअल हेडेक और अ फ्यू डेज बिफोर योर एक्चुअल हेडेक। उसमें क्या होगा कि आप चिड़चिड़े हो सकते हो, आप लो फील कर सकते हो, आपको कुछ स्पेशल फूड्स की क्रेविंग हो सकती है। अटैक आने से पहले ये सिम्टम्स पहले, हाँ, पहले ये होते सब में हैं, लेकिन मोस्टली हम इनको नहीं समझ पाते, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हमें माइग्रेन होने वाला है या हो गया तो। बट ये फेजेस होते हैं कि इससे पहले आपको थकान, कमजोरी, फूड क्रेविंग्स, या फिर लाइट से सेंसिटिविटी, ये सब हो सकता है। दिस मे फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज बिफोर योर अटैक। फिर एक आता है ऑरा। ऑरा सब में नहीं होता। ऑरा का मतलब है कि माइग्रेन से पहले के कुछ ऐसे लक्षण जिसमें हमें कुछ विजुअल सिम्टम्स आ सकते हैं, सेंसरी आ सकते हैं, मोटर आ सकते हैं, और 5-6 किस्म के आ सकते हैं।
सबसे कॉमन होता है विजुअल ऑरा। विजुअल ऑरा का मतलब होता है कि सर दर्द शुरू होने से कुछ टाइम पहले आपकी आंखों के सामने कोई रोशनी या तारे टिमटिमाएं, कोई जिगजैग लाइंस दिखें, कुछ कलरलेस चीजें दिखें, या अचानक से पढ़ते पढ़ते या स्क्रीन देखते देखते आपको ऐसा लगे कि मुझे इधर से नहीं दिख रहा। ओके। हाँ, एंड दिस में लास्ट फ्रॉम 5 मिनट्स टू 60 मिनट्स। तो ये रहेगा। कई बार आपको कुछ सुनने में आएगा, कई बार आपको कुछ झुंझुनाहट सुनपन होगी। तो ऐसे कुछ सेंसरी सिम्टम्स आ सकते हैं, सब में नहीं आते, दिस इज नॉट वेरी कॉमन, बट हाँ ये दिस इज अ नोन एंटिटी। उसके बाद आता है मेन माइग्रेन अटैक, जिसमें आपका सर दर्द शुरू होगा, लगेगा कि जिवें हमें टस टस होती है। उसके अलावा उल्टी का मन होना, साथ में ये मन करना कि बस कोई बोले नहीं, शोर ना मचे, लाइट बंद कर दे, और एंड यू वांट रेस्ट, यू वांट कि मैं एक डार्क क्वाइट रूम में चुपचाप लेट जाऊं एंड नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। माएँ अक्सर बच्चों को इस टाइम पे बद डांटती हैं, क्योंकि उनको उनके टैंट्रम्स उस समय दे आर नॉट एबल टू डील विद दैट। जी। आप काम में बिल्कुल आप काम नहीं करना चाहते, अगर आपको मौका मिले यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। ओके। तो ये मोटे मोटे लक्षण माइग्रेन के हैं। प्लस उसमें बहुत सारे एड ऑन्स हैं कि कंघी करने से दर्द हो जाता है, छूने से दर्द हो रहा है, कोई लोग अपनी पग बांधना छोड़ देते हैं, किसी को लगता है मेरा कॉलर टाइट है, कॉलर लूज करना पड़ता है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स भी माइग्रेन के मरीजों में आते हैं। और फिर आता है एक जो बाद का पोस्ट्रोम है, उसमें भी थकान, सुस्ती, कुछ ना करने का मन, वो भी रह सकता है, और वो अप टू 48 आवर्स रह सकता है कि एक बार अटैक आया तो उसके बाद जैसे वी आर जस्ट फीलिंग वेरी वीक एंड लेथार्जिक। ये पूरा माइग्रेन है। बट जो मेन जो हम फील करते हैं वो सर दर्द वाला पार्ट है, जिसमें टस टस होती है। ओके। वो है। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? इसके ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बस उसे शुरू करने की देर है। 2 किस्म के ट्रीटमेंट अगर मोटा मोटा बात करें जी। एक होता है एक्यूट माइग्रेन का ट्रीटमेंट, एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट, और एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो एक्यूट ट्रीटमेंट का मतलब है कि जिस समय बंदे को सर दर्द है उस समय का इलाज, और दूसरा है कि ये वाला सर दर्द वापस ना आए, उसका इलाज, प्रिवेंट एन अटैक। तो प्रिवेंट करने के लिए वी हैव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और उस समय के दर्द के लिए वी हैव एक्यूट ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट भी स्ट्रैटिफाइड होता है। अगर हल्का दर्द है तो जो अपनी ओवर द काउंटर पैरासिटामोल है, डोलो की गोली है, ब्रूफेन है, और अटैक सिवियर हुआ तो हम लोग नॉन स्टेरॉइडल्स पे आ जाते हैं, जैसे नेप्रोक्सिन है। और अगर इनसे इम्प्रूव नहीं हुआ या ऑनसेट से ही अटैक और सिवियर है, या पेशेंट को पता है कि मुझे हल्की गोलियों से आराम नहीं आता, तो फिर ट्रिप्टान्स का ऑप्शन आता है। अगर ट्रिप्टान्स से भी रिस्पांस नहीं आता, या ट्रिप्टान्स देने के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि इस मरीज को ट्रिप्टान नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते मोस्टली 50+ वालों में होते हैं कि कोई कॉरोनरी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई अदरंग की प्रॉब्लम रह चुकी है, कोई बीपी है, ऐसे मरीजों को ट्रिप्टान्स नहीं देते। तो फिर और न्यूअर ड्रग्स आ चुके हैं, CGRP एंटागोनिस्ट, फिर उनका रोल आता है। और बीच में हमारे पास रेस्क्यू मेडिसिन होती हैं, जैसे गॉन ब्लॉक एक दवाई है। गॉन ब्लॉक फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों के अटैक्स पेन किलर से नहीं कंट्रोल हो रहे, या जो पेन किलर का एब्यूज कर बैठे हैं, एब्यूज मतलब दर्द हुआ, केमिस्ट के पास गए, बॉटम मेडिसिन गोली खा ली, नहीं ठीक हुआ, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, या डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी 4, उसमें से 2 सिलेक्ट कर ली कि ये दर्द को रोक देती है, उसी गोली को बार बार लेने लग गए। तो जो ऐसी गोलियां हैं, पेन किलर्स, कोई भी पेन किलर, अगर आप 1 महीने में 10-15 दिन से ज्यादा लेंगे, या 1 दिन में 2 से ज्यादा बार लेंगे, तो वो आपके हेडेक को बढ़ा देगी। और इसी में ये मेंशन कर दूं कि जो ओपियोइड्स हैं, ट्रेमाडोल जैसी दवाइयाँ, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल है। जाके अल्ट्रासेट की गोली ले लो एंड यू विल गेट इट। और अल्ट्रासेट और इर्गट्स एक क्लास होती है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिन पे अब इतनी स्टडीज हो चुकी हैं कि इनको लेने से नुकसान ज्यादा है बनस्पत फायदे के। तो इन गोलियों को हमें मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए। कोई भी जो हेडेक प्रैक्टिशनर है वो ये गोली नहीं लिखेगा। ओवर द काउंटर जितनी मर्जी ले लो। तो ये एक ना हाथ जोड़ के विनती है
कि आप लोग पेन किलर्स का मिसयूज ना करें, क्योंकि वो आपके गुर्दे तो खराब करता है, सबको पता है, पर वो आपका सर दर्द भी खराब कर देता है। ओके। तो एक्यूट ट्रीटमेंट में दवाइयों के अलावा अगर नहीं आराम आ रहा तो एक इंजेक्शन भी अवेलेबल है जो सस्ता है, जिसके ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट्स कोई बड़े नहीं हैं, और उसको जैसे ये चमड़ी है ऐसे यहाँ सर की चमड़ी में लगाते हैं ओपीडी में ही, है ना, तो उससे बहुत अच्छा हमें रेस्क्यू मिल सकता है अगर हमारे अटैक्स बिगड़ गए हैं तो। या अगर हमने मेडिकेशन दवाइयों का ओवर यूज करके सर दर्द बिगाड़ लिया है तो वो गॉन ब्लॉक उसमें भी सहायता करता है। ओके, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है मैम? कोई मेजर कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ हल्की स्वेलिंग आ गई, वहाँ वखरा पेन हो गया, उसके लिए सिम्टम छोटे छोटे कंट्रोल की चीजें हैं, एंड आई थिंक इट हैज मोर बेनिफिट्स देन हार्म। ओके, तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशंस क्या है? प्रिवेंशन में मेडिसिन हैं, बहुत क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, उसके लिए मतलब मोटा मोटा 5-6 दवाइयाँ हैं और सारे मरीज उनमें फिट हो जाते हैं, पर वो दवाइयाँ आप स्पेशलिस्ट से ही लें, क्योंकि हमें हर एज ग्रुप, मेल फीमेल, आपकी क्या दिनचर्या है, आप कितना सोने का टाइम है, क्या आप ड्राइव करते हो, वो बहुत सारी चीजें देख के डिसाइड करना होता है कि इस मरीज के लिए ये वाला प्रिवेंटिव अच्छा है, इस एज के लिए ये वाली दवाई अच्छी है। पर प्रिवेंटिव का रूल है कि उसको आपने नियम से, जैसे लिखा गया है सुबह शाम या रात में, वो लेना है जी। और कब तक लेना है ये वेरिएबल है, किसी को 3 महीने, किसी को 6, किसी को 2 साल, किसी को और लंबा लेना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आपका माइग्रेन कैसा है, आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो। और जो बाकी प्रिवेंटिव शायद आप सोच रहे हो वो है कि दर्द को लाइफस्टाइल चेंजेस से कैसे बेहतर किया जाए। बिल्कुल। तो देखो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, इनका डेफिनेटली रोल है, बट अकेले इनसे नहीं होता जी। हाँ, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, कि अच्छे से 6.5 से 8 घंटे सोना, अपने कोई मील्स स्किप ना करना, ये नहीं कि सुबह एक नाश्ता करा नहीं करा पता नहीं, रात की मील्स बहुत लोग स्किप करते हैं, क्रैश डाइटिंग करना, पानी कम पीना, और अल्कोहल, डेफिनेटली अल्कोहल से हेडेक बढ़ता है, माइग्रेन बढ़ता है, नशे करना, स्क्रीन टाइम, सारा दिन फोन में स्क्रॉल करते रहना, और ये तो हो गए वो ट्रिगर्स जो हमारी हैबिट्स से रिलेटेड है जी। उसके अलावा बाकी भी लोगों में ट्रिगर्स होते हैं, जैसे धूप में गए तो बहुत लोगों को धूप में जाने से या ट्रैवलिंग से हेडेक होता है, तो उसके लिए आप अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। कुछ ट्रिगर्स तो कॉमन है कि स्ट्रेस हो गया तो भाई सर दर्द हो गया, कम सोए तो हो गया, टाइम से नहीं खाया तो हो गया, उसके अलावा धूप में जाने से हो गया, सफर से हो गया। तो इन चीज़ों के लिए आप बाहर निकलो, वैसे ही इतनी गर्मी है, ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला और अ हैट, गॉगल्स पहनो, पानी की बोतल रखो, वो चीज़ों का ध्यान रखो। ट्रैवल करते समय भी अपना थोड़ा नॉइज़ कंट्रोल रखने की कोशिश करो। तो वो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस, वो आपने अपना ट्रिगर पहचान के उसे कंट्रोल करना है। बट अदरवाइज एक जनरल डिक्टम सबके लिए ही है कि ईट गुड, स्लीप टाइट एंड अवॉइड द बैड हैबिट्स। तो दोस्तों मैनू लगता है कि यह वीडियो ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ मैं बहुत जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? पहले तो थैंक्स टू प्रितपाल कि किसी ने एक्नॉलेज किया और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो इतने सारे लोगों की हेल्प के लिए सोचा। दैट इज सच अ नोबल थॉट, उसके लिए थैंक यू। दूसरा,
एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट ही समझ लो, क्योंकि हम लोग इतने हेडेक पेशेंट्स देखते हैं और माइग्रेन तो उसमें से एक है, दो मोस्ट कॉमन है, लेकिन बहुत सारे और किस्म के सर दर्द हैं। तो प्लीज अपने सर दर्द को इग्नोर मत करिए जी, क्योंकि मोस्ट कॉमनली तो ये कॉमन हेडेक्स होते हैं। बट हमने बात नहीं करी, कुछ ऐसे भी रेड फ्लैग्स हैं, मतलब कुछ लाल झंडियां या खतरे की घंटियां। तो कभी भी आपको सर दर्द हो, आप उसको नॉर्मल सर दर्द मत सोचिए, हमेशा किसी डॉक्टर के पास जाके राय लीजिए कि हम किसी चीज के लिए लेट ना हो जाएं। और बाकी वन रूल फॉर ऑल कि हेल्दी लिविंग, गुड डाइट्स एंड एक्सरसाइज, वो मोटा मोटा आपकी हेल्थ को विल कीप इट फिट। और एक मैं इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करूं कि इंडिया में एक हेडेक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी है, फर्स्ट टाइम एवर। ओके। हाँ, आज तक हमारे जो हेडेक के जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस थे, जो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस थे, वो सब इंटरनेशनल थे। इंडियन पॉपुलेशन की ज़रूरतों के हिसाब से हमारे जो हमारा जो ट्रीटमेंट टायर है, मतलब जो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, जो RMP भी देख रहे हैं, क्वैक्स भी देख रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल वो लेवल्स हैं जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि हर वर्ग का बंदा हमारे पास है। बिल्कुल। तो कॉस्ट, पॉपुलेशन के कैसे कैसे सर दर्द है, तो उसके हिसाब से अब पहली बार इंडियन गाइडलाइंस बनने जा रही हैं। दे आर इन द मेकिंग एंड इन द वेरी नियर फ्यूचर हमें वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आप किसी फेलोशिप में भी हो मैम? फेलोशिप तो पहले किया था। ओके। अभी आई एम वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी व्हिच हैज अराउंड 15 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और हम बहुत जल्द इंडियन गाइडलाइंस के साथ आ रहे हैं। और बहुत सारे नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी खुल रहे हैं, अभी कॉस्टली हैं। जैसे मैं जो CGRP एंटागोनिस्ट बोल रही थी, वो टैबलेट्स आ गई हैं। तो एक अच्छा पॉइंट उसमें ये है कि दवाई है रिमिजिपैन जैसे, एक्यूट पेन हुआ, अटैक में वो गोली खाई, और जैसे दूसरे पेन किलर्स को बार बार खाने से हम कहते हैं कि आपने एब्यूज कर लिया, आपका सर दर्द बढ़ गया, वो एक ऐसी गोली है जिसको बार बार लेने से वो प्रिवेंशन का काम भी करेगी, तो वो सर दर्द को घटाएगी भी। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि आप अपने सर दर्द को पहचानिए, उसको हल्के में मत लीजिए, और अपने नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ਤੁਹਾਡਾ थैंक्स। और इत्थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि ये किसी भी तरह की कोई एडवरटाइजमेंट नहीं सी, ये मैं खुद ठीक होया ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ सिर दर्द ਹੁੰਦਾ है वो एक पेशेंट ही फील कर पाਉਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ही पता ਹੁੰਦਾ है कि सिर दर्द की चीज़ है। और इस करके मेरा दिल करिਆ कि मैं लोगों तक, ਜਿਹੜੇ लोग इस बीमारी तो पीड़ित हैं, वो इस इंटरव्यू ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ और डॉक्टर रूबी चोपड़ा तक पहुँच कर सकते हैं। दिल्ली हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ज़्यादा सिर दर्द है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।